Good morning, student. This is Abhishek Tripathi, your chemistry teacher. Students, we will discuss about the some basic concepts of chemistry of chapter first in 11th. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो हालांकि इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में. तो पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट वी नो अबाउट दैट व्हाट इज केमिस्ट्री. जब भी हम लोगों के सामने नाम आता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो नाम आता है तो हमें तुरंत समझना होता है कि केमिकल्स की मिस्ट्री ही होती है केमिस्ट्री. यानी केमिकल्स में बहुत सारी मिस्ट्री है, केमिकल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं को स्टडी करना ही क्या है, केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में. और साथ ही साथ इसको हम कह सकते हैं ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. गॉट इट. अब बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांच आएंगे, जो कि कुछ ब्रांचेस के बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताएंगे. तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें पहले हम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो ऑर्गन से आया है. तो ऑर्गन मीन्स होता है अंग, और अंग किसके होते हैं, लिविंग सब्सटेंस के. तो यहाँ पे आप मत समझिए कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो लिविंग सब्सटेंस के ऑर्गन्स जो होते हैं वो बने किससे होते हैं. अब आप कहेंगे सेल से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, लेकिन उन सेल से भी छोटे होते हैं आपके एटम्स, और एटम से मिलकर के बने होते हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तो जानते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम. संसार के सभी मैटर जो है वो एटम से मिलकर के बने. बट यहाँ पे स्पेशल क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये भी तो उसी तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, बट यहाँ पे उनमें स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है कि वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के. This branch deals with study of carbon compound, especially hydrocarbons. The compounds in which hydrogen and carbon both are present are called hydrocarbons. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और साथ ही साथ अगर उनके सोर्सेज लिविंग सब्सटेंस हो तो उनको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ पे आपके डिफिनेशन में एक और वर्ड है डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से ही बनाए जाते हैं, यानी उन्हीं से उत्पन्न किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने जैसे एमीन का नाम सुना होगा, एल्कोहल का नाम सुना होगा. तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, इस तरह के एलिमेंट्स को और ज़्यादा ऐड करके हम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो जिसमें केवल और सिंपली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एटम प्रेजेंट होता उसने हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स कहा जाता है. जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जनरली देखिए, आपको हमने बताया कि जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं या फिर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली पाए जाते हैं लिविंग सब्सटेंसेस, या उनका सोर्स जो होता है लिविंग सब्सटेंस होता है. जैसे एग्जांपल की बात करें तो मीथेन है, CH4 आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ग्लूकोज है, C6H12O6 है. ठीक है, अब तो इस तरह से एल्कोहल है, इथेनॉल है, C2H5OH. तो देयर आर मेनी कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक compounds in which carbon and hydrogen must be present and the sources of their is living substance. Okay, तो ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट
कार्बन, यानी कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं सभी जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कार्बन के जो कार्बाइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट नहीं हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक में ही डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, तो इन्हें इनऑर्गेनिक में ही हम डिस्कस करते हैं। इट लार्जली concerns itself with the study of minerals found in the earth crust, और जनरली हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो कि अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना। The main concern of this branch, it is basically concerned with the laws and theories of the different branches of chemistry। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि केमिकल फिनोमेनन पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे बात करें अगर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के या फिजिकल स्टेट्स के मैटर के, तो ये सारे जो पार्ट होते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब जो पार्ट होते हैं या हीट कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें जो आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग, जैसे आज के डेट में हम बहुत सारी सिंथेटिक मटेरियल्स को यूज करते हैं, प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है। तो ये सर जनरली जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ में ही बनाए जाते हैं और सारे जो बनाए जाते हैं वो केमिस्ट्री के ही हेल्प से बनाए जाते हैं, यानी केमिकल्स के ही हेल्प से बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी करना होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। This branch deals with the qualitative and quantitative analysis of various substances। तो जो भी वेरियस सब्सटेंसेज उनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जैसे कि उनकी अमाउंट की, उनकी वैल्यूम की, उनकी डेंसिटी की, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। गॉट इट। बायोकेमिस्ट्री है, दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए बायोकेमिस्ट्री में भी हम अब पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, उनमें जो केमिकल्स की नीड होती है, वहाँ पर जो स्टडी की जाती है वो होता है आपका बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, न्यूक्लियर रिएक्शंस सच एज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेसेस एक्सेट्रा आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। तो देखिए ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में जनरली, क्योंकि ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं ये आपके आते हैं किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमें क्लास 11th में जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, और बाकी जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये हमें अभी फर्दर आगे के क्लासेस में स्टडी करना होगा। तो हमें यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। ओके, नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं जो कि हमें इस जानना पहले ज़रूरी, क्योंकि आगे के चैप्टर्स हमें तभी समझ में आएंगे जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो फर्स्ट, every substance has unique or characteristic properties. These properties can be classified into two categories, physical and chemical, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि वो उनका अपीयरेंस कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो समझ लीजिए कि वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो हमें नहीं दिखती हैं, जो कि इसके इंटरनली प्रेजेंट होती हैं, वो सारी जो होते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्विंग
विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इनके आइडेंटिटी या इनके कंपोजिशन में बिना कोई चेंज किए, यानी एज इट इज़ जैसे हैं उनको ऐसे ही। जबकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। द मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज। दोनों का एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में, तो देखिए यहाँ पे कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल चेंजेस या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सब जो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। लेकिन जो यहाँ पे केमिकल चेंजेस जिनमें होंगी वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है। जैसे यहाँ पर है मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सब इसकी क्वांटिटेटिव नेचर होते हैं। ठीक है। उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सारी जो होती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिएक्टिविटी यानी ये रिएक्टिव कैसे, किसके साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने पे हमें पता चलता है। अब हम मेज़रमेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स मेज़रमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको क्लास 11th में, आइदर वो केमिस्ट्री हो और वो फिज़िक्स हो। तो जब तक आपको मेज़रमेंट के बारे में पता नहीं होगा आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए जनरली कई सारे सिस्टम है मेज़रमेंट के, जैसे कि MKS सिस्टम है, ठीक है, मीटर है, किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो बहुत अलग अलग तरह की कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के सिस्टम्स को यूज किया जाता है, बट हमें एक ऐसा सिस्टम पता होना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड सभी लोग सेम टाइप से ही यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम को ही हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर मेज़रमेंट और तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, या हम अगर यहाँ सिस्टम हमारा एक जैसा नहीं होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे? सपोज दैट अगर हम आपको पढ़ाते हैं कि आप जिस प्लेस पे पढ़ रहे हैं, आप इंडिया में हैं और आपको मीटर लेंथ की यूनिट मीटर बताते हैं, आप अनदर कंट्री में गए वहाँ पे फीट में किया जा रहा है, किसी और जगह गए तो वहाँ सेंटीमीटर में, तो अलग अलग जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से अलग अलग यूनिट्स तो होते हैं, बट हमें SI सिस्टम हमेशा यूज करना होता है जिससे कि सभी लोग एक्यूरेट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें और सबको समझ में आ सके। तो जनरली SI जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को ही कहा जाता है। और ये SI जो कहाँ से आई है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, ली सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो SI यहाँ पे हम फ्रेंच लैंग्वेज से लेते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि सर SI है तो सिस्टम इंटरनेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम, बट एक्चुअली ये है कहाँ से, ये फ्रेंच लैंग्वेज से सिस्टम है, इंटरनेशनल से लिया गया है, तो इस वजह से इसे SI कहते हैं हम लोग। ठीक है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को रिलीज़ करती हैं। तो जैसे केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी तरह से फिजिक्स में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिस्टम्स वगैरह को बताती हैं। तो यहाँ पे हम फिजिक्स की चीज़ें यहाँ समझ लें, क्योंकि उसका हमें यहाँ केमिस्ट्री में भी नीड है। अब यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 7 फंडामेंटल उनकी यूनिट्स होती हैं, जो कि हमें आगे हमेशा यूज करना है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहली जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फंडामेंटल भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दीज आर 7, ये 7 है। लेंथ है और इसकी SI यूनिट है मीटर। मास है, इसकी SI यूनिट है kg। टाइम है, इसकी SI यूनिट है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी SI यूनिट है एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इसकी SI यूनिट है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसकी SI यूनिट है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसकी SI यूनिट है कैंडिला, जिसे हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके बेसिक 7 क्वांटिटीज़ हैं और इन्हें ही हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मास एंड वेट के बारे में। तो देखिए मास क्या होता है और वेट क्या होता है। अब
आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हाँ, क्लास 9th में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, बस उसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड होंगी, उसी के बारे में यहाँ पे हम आपको एक्सटर्नल नॉलेज देंगे। थोड़ा सा इसको हम तेज़ी से लेकर के चलेंगे। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मास वो होता है जो अमाउंट ऑफ मैटर उस में प्रेजेंट है पर्टिकुलर। ठीक है, और वही वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, जो कि ग्रेविटी यानी जो अर्थ है, जो उस पर ग्रेविटी के साथ जो फोर्स लगा रही वही उसका वेट होता है। तो बोथ आर डिफरेंट। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कांट बी चेंज। ठीक है, मास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, बट वेट कैन बी चेंज बिकॉज वेट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी, and the gravity is also changes place to place on earth because earth is not a circular। ठीक है, तो अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, इस वजह से वेट भी हर जगह सेम नहीं होता है। तो वेट जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जबकि मास जो है वो पूरे यूनिवर्स में एक जैसा होगा। जो मास आपका अर्थ पे है वही मास आपका मून पे होगा, वही मास आपका सैटर्न पर होगा और अनदर प्लैनेट्स पे होगा, लेकिन जो वेट है वो ग्रेविटी चेंज होने के कारण अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम हैज़ द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम लेंथ का क्यूब यानी कि L इंटू बी इंटू एच, जनरली हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं, तो वो एक्चुअल में लेंथ ब्रेथ या हाइट तीनों जो है वो लेंथ ही हैं। ठीक है, इस वजह से इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर क्यूब होती है, क्योंकि लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, 3 टाइम्स इसमें हम मल्टीप्लाई करते तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब आ जाता है। या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। एक कॉमन यूनिट हम लोग यूज करते हैं लीटर, लेकिन लीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है? आपका मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी रिलेशन पूछ लिया जाता है, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिली लीटर एंड आल्सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर क्यूब हाउ मच लीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? तो 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कितना किसी भी सब्सटेंस का पर्टिकुलर अमाउंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो एसआई यूनिट जो होती है क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, इसकी और भी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, बट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एसआई यूनिट नहीं होती है। एसआई यूनिट जो होती है केजी पर मीटर क्यूब होती है, तो हमें हमेशा एसआई यूनिट पर ही फोकस करना है। टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करने के जनरली 3 जो हमारे कॉमन स्केल्स हैं उनका यूज करते हैं। सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। ठीक है, तो इनमें रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे हमें यूज करना है वो केल्विन में टेम्परेचर यूज करना है। केल्विन में टेम्परेचर यूज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, पहला रिलेशन है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और सेकेंड जो है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमें जो यहाँ पे टेम्परेचर जो हम लोग यूज करेंगे एसआई यूनिट में यूज करेंगे, और एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। गॉट इट? अब आता है आपका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन देखिए,
स्टूडेंट्स अभी तक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप पढ़ते थे उसमें जो वैल्यूज़ होती थी वो बहुत ही छोटी होती थी, लेकिन अब हम लोगों को कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ या छोटी क्वांटिटीज़ या बड़ी क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, तो उनको हमें रिप्रेजेंटेशन करने अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हमें प्रॉब्लम होगी उसको लिखने में, लर्न करने में। सपोज दैट जैसे कि अगर हम बात करें कि आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इजीली बोल देते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर यही 3 × 10⁸ न होता और 3 में 10⁸ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 के आगे हम 8 जीरो बढ़ा दें, तो उसको लर्न करना, पढ़ना, लिखना कितना ही अनकन्वीनियंट होगा। तो इस वजह से हम उसको 10 के पावर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें उसे पढ़ने में काफ़ी इजी हो। तो बड़ी क्वांटिटीज़ या छोटी क्वांटिटीज़ को पावर 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना ही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ होंगी तो उनको छोटे में कन्वर्ट करके करना है, ठीक है। तो जो वो पावर जो होगा पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, और वहीं अगर छोटी क्वांटिटीज़ हैं तो उनके लिए पावर आपका इंक्रीज होगा निगेटिव में। अब थोड़ा सा जो हम बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। ध्यान रखें कि कोई भी अगर नंबर लिखा है और जो डेसिमल है, डेसिमल को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो, ध्यान देना है, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप शिफ्ट करते हो तो जो 10 के पावर में पावर आएगा वो पॉजिटिव होगा। डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करने पर पावर पॉजिटिव में इंक्रीज होता है, और डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पर पावर निगेटिव में चेंज होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, वी कैन राइट 232.508 है, ठीक है। इसको हम, और हाँ, साइंटिफिक नोटेशन हमेशा ध्यान रखेंगे केवल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी डेसिमल के पहले केवल सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2.32508 करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लेस शिफ्ट किया गया है, तो 10 के पावर में पावर 2 आया है प्लस में। वहीं सेकेंड एग्जांपल में देखिए तो आपका 0.00016 था, तो हमने पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो वहाँ पर 4 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 10 के पावर में -4 आ गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर में 10 के पावर में निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव पावर बढ़ेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव बढ़ेगा। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट है आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझेंगे। देखिए दोनों का मतलब जो होता है वो शुद्धता ही होता है, यानी प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ प्योरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेज़रमेंट में प्योरिटी होनी चाहिए। सपोज दैट अगर कोई स्टूडेंट है, सपोज दैट एक एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं कि एक समझेंगे कि एक पर्सन है, उसका एग्जैक्ट वेट जो है वो 150 पाउंड है। ध्यान से सुनेंगे, एक पर्सन है, उसका एग्जैक्ट वेट जो है वो 150 पाउंड है, या सपोज दैट केजी ही मान लीजिए, ठीक है। 150 केजी का एक पर्सन है, वो अपना वेट जो है मेज़र करता है अलग अलग स्केल पे। कभी उसका वेट जो आ रहा है 160.1 आया, कभी 159.9 आया, कभी 160 आया। तो तीनों ही जो वैल्यू आ रही हैं वो एक दूसरे के आसपास हैं, यानी उसका एग्जैक्ट वेट 150 है, बट जो वैल्यूज़ आ रही हैं 160.1, 159.9, 160, जो कि ऑलमोस्ट आपस में सेम आ रही हैं, बहुत ही क्लोज हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज, ये तीनों ही मेज़रमेंट जो है वो आपस में बहुत ही क्लोज हैं, तो इनको हम कहेंगे प्रिसीजन। ये एग्जैक्ट वैल्यू के पास नहीं है, बट ये आपस में क्लोज है, बट एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे प्रिसीजन। वहीं एक दूसरा पर्सन है, दोबारा मेज़रमेंट करता है, तो उसकी वैल्यू 151, 152, 148 आ रहा है, जो कि एक्यूरेट वैल्यू के पास है, लेकिन उनमें आपस में
जो क्लोजनेस है वो काफ़ी कम है, 151, 152, 140, ये एग्जैक्ट वैल्यू के ये पास आ रहे हैं, बट ये आपस में क्लोज नहीं है, तो इनको कहेंगे हम एक्यूरेसी। ठीक है, यानी सिंपली कहें कि तो जो वैल्यू, जो मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू के आसपास होगी उसे हम एक्यूरेसी कहेंगे, और जो वैल्यू अलग अलग मेजरमेंट आपस में क्लोज होंगे बट एक्यूरेट वैल्यू के आसपास नहीं होंगे, उनके हम प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है आपका साइंटिफिक फिगर्स। इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस आपसे दिए गए हैं। साइंटिफिक फिगर्स, तो इनको साइंटिफिक फिगर्स को हम कहते हैं हिंदी में सार्थक अंक, यानी ऐसे नंबर्स, ऐसे जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हम आपको इसी पार्ट में बताएंगे। तो पहले साइंटिफिक फिगर्स क्या हैं? द रिलायबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, टू एक्सप्रेस इट मोर एक्यूरेटिवली वी एक्सप्रेस इट विद डिजिट्स दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी। ठीक है, these are called as significant figure. They contain all the certain digit plus one doubtful digit in a number. अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनको एग्जैक्ट इसका मतलब है क्या। सपोज दैट कोई नंबर लिखा जाता है 232.369, तो अब देखिए जनरली आप देखते हैं कि हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कंसीडर करते हैं। टीचर्स आपको बताते होंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप कंसीडर कीजिए। तो क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि जो वैल्यू हो उसको थोड़ा सा हम आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, उसको मेज़रमेंट कर सकें। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका साइंटिफिक फिगर्स में। ठीक है, तो साइंटिफिक फिगर्स में आपसे पूछा क्या जाता है? वो आपसे पूछा जाता है, कोई भी नंबर अगर दिया रहता है कि हाउ मेनी साइंटिफिक फिगर, ठीक है, या फिर किसमें कितने डिजिट्स हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं उन्हें हमें समझना है। इन रूल्स को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है स्टूडेंट्स, और इसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूडेड हमने किया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी अगर नंबर लिखा है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, यानी जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो भी होंगे वो सारे जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ 6.9 है, हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्योंकि 6 पॉइंट यहाँ डेसिमल से, अभी हमने डेसिमल पर कोई रूल नहीं बताया, तो आप कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे कि डेसिमल होगा, तो डेसिमल के लिए भी रूल आएगा, बट अभी पहले हम बारी बारी से सारे रूल्स को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल से हमें पहले अभी कोई मतलब नहीं है, पहले हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, कि अगर यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स हैं केवल किसी नंबर में, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो जैसे फर्स्ट है आपका 6.9, तो इसमें 2 दोनों ही जो हैं वो नॉन जीरो हैं, इस वजह से इन्हें हम कहेंगे क्या, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड में देखिए तो 2.16 है, तो यहाँ पर ये भी नॉन जीरो है, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर आ गया 1.3967, तो सभी हैं, तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं है अगर वहाँ पे केवल आपके कौन प्रेजेंट है, नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेकेंड रूल देखिए, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। अब जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? इन केस इट कम्स इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स। जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बट कब होगा? जब वो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आएगा। यहाँ डेसिमल, फिर से हम आप कह रहे हैं डेसिमल से आपसे कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पे जितना हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए, डेसिमल पे आप फोकस नहीं करेंगे। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल में है 2.003, तो जीरो बीच में आया है, तो यहाँ पे उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, और देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड देखिए तो 4.02 है, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। गॉट इट? लेट्स सी अनदर। थर्ड इज
जीरोज एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो अगर बिगिनिंग में है, अब सेकंड थर्ड में दोनों में डिफरेंस देखिएगा, वहाँ पे बिटवीन था, बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में था तो सिग्निफिकेंट फिगर था। यहाँ पे केवल लास्ट में उसके नॉन जीरो डिजिट है तो वहाँ पर वो सिग्निफिकेंट फिगर जीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में 0.002, तो यहाँ पे केवल 2 को ही सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे जो कि 1 होगा, यानी एक ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। वहीं देखिए आप सेकंड में तो 0.0045 है, तो यहाँ पे केवल 45 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जीरो को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर। अभी लेफ्ट में था, अब राइट में ध्यान दीजिए। राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी जीरो है और वो राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल 16.0 है तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 16.00 है तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है। जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर एम्बिजियस। ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर जो नंबर के बाद है, नंबर के बाद डेसिमल है, उसके बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बट अगर यहाँ डेसिमल न होता, सपोज दैट यहाँ पे 160 लिखा गया होता, 160, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो वहाँ पे केवल 1 और 6 को ही सिग्निफिकेंट फिगर कहते, जीरो को लास्ट वाले को नहीं कहेंगे। अगेन आई रिपीट, अगर यहाँ पर 160 है तो आप केवल 16 को ही कहेंगे सिग्निफिकेंट, यानी देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज नो डेसिमल इज प्रेजेंट। ठीक है। यानी अगर हम 1000 लिख देते हैं 1000, तो वहाँ पे केवल 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी को जो जीरो है उनको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे डेसिमल नहीं है। वही अगर डेसिमल के बाद होते 1.000 रहता तो वहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते। अब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में अगर रहेंगे तो क्या होगा? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो यहाँ पे केवल आपका एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर होता है तो जो नंबर्स होंगे केवल उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, 10 के पावर में जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल 0.00045 है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट किया 4.5 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ पे 10⁻⁴ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, केवल 4, 5 ही, यानी देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक अवोगेड्रो नंबर का बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23, तो एक्सपोनेंट्स आपका निगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 6.023 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 10⁻23 से हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टूवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को भी फिगर में नहीं ऐड कर लेंगे, ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 345,601 हैड 6 सिग्निफिकेंट फिगर बट कैन बी रिटेन इन डिफरेंट वेज, 345.601 और 0.345601 और अलग अलग तरीके से, तब भी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 6 ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि डेसिमल को भी आप काउंट कर लेंगे, तो ध्यान रखना है आपको, डेसिमल को काउंट नहीं करना, केवल डिजिट्स को काउंट करना है। तो ये इतने ही आपके रूल्स थे जो कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या फिर राउंडिंग ऑफ फिगर। ये आप क्लास 3rd 4th 5th 6th में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। राउंडिंग लिया जाता है, राउंड ऑफ में लिखा जाता है। कैसे? द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर इज अप्लाइड टू रिटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो राउंडिंग में हम लिख करके सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ जाता है, क्योंकि अगर जब राउंड ऑफ में टर्म्स नहीं लिखे जाते हैं तो उनका मेजरमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे फर्स्ट यहाँ देखिए, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपेंस टू बी मोर देन 5। ठीक है, द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे यहाँ पे आप देखिए
तो जनरली साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट जो होगा वो 1 डिजिट के बाद लगाना है, ध्यान रखना है। और हम लोग पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही नंबर्स को कंसीडर करते हैं। तो जैसे अगर हमें नंबर मिल गया कि 4.317 है, तो यहाँ पे हमें लेना कितना है, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे 17 है लास्ट में। तो 17 जो है कि राउंड ऑफ में अगर हम लेते हैं राउंड ऑफ 10, तो वो 20 के आसपास आएगा। 17 को 20 कहेंगे, ठीक। तो वो आपका हो जाएगा 20 के जगह पे हम 2 यूज कर लेंगे, ठीक है, जो कि 4.32 जो कि राउंड ऑफ में होगा। इसी तरह से है आपका 4.312, 12 है, 12 है, तो उसका राउंड ऑफ अगर आप लेंगे तो 10 होगा। 10 होगा तो वहाँ पे आप 10 के जगह पे 1 यूज करेंगे, तो 4.312 को हम लोग राउंड ऑफ में यूज करेंगे तो 4.31 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जैसे इफ द डिजिट हैपेंस टू बी 5 द लास्ट मेंशन आर प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड 1 by 1 इन केस इट हैपेंस टू बी ऑड, ठीक है। अब ढेर सारे दिए गए हैं, उनको धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट करना है देखिए। जैसे एक है आपका 8.375, ठीक है। तो देखिए अगर लास्ट में 5 आता है तो वो मैक्सिमम के ही तरफ जाता है। जैसे अगर 15 है तो वो 20 माना जाएगा, 15 को आप 10 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है कि राउंड ऑफ में वही चीज़ यहाँ पे लिया गया है कि 8.375 है, तो 75 यानी 75 को राउंड ऑफ लेंगे तो 80 होगा, और 80 को हम लोग 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। 8.365 है, 65 है, अब 65 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पहले वाले में आपका था 8.375 और यहाँ पर है 8.365, तो यहाँ पर भी हम राउंड ऑफ में लेंगे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आज का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसको हम 2-3 पार्ट में देखेंगे। तो जो भी आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, और एक बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे, और जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।